नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर मेरे कुछ वीडियोस आपने देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज हम एक एकेडमिक क्वेरी लेकर आए हैं जो कि बेल और बेल बॉन्ड से संबंधित है। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आती है। तो आइए हम थोड़े से सेक्शंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग में। तो आइए उस सेक्शन को पहले हम देखते हैं। ये है चैप्टर 33 जो कि कहता है प्रोविजंस एज टू बेल्स एंड बॉन्ड्स, जो कि कवर्ड है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जो सेक्शन है 436 से लेकर 450 के अंदर, 450 के अंदर ये सारे बेल से संबंधित जितने भी सेक्शंस है वो कवर्ड है। तो इस वीडियो में हम 3 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, 2 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। एक होगा 436 का और दूसरा होगा 437 का सेक्शन। तो ये 436 सेक्शन क्या कहता है? देखिए, इस 436 सेक्शन ये कहता है कि इन व्हाट केसेस बेल्स टू बी टेकन। तो देखिए ये क्या, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये 436 का क्या सेक्शन कहता है वो ये बताते हैं कि व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन accused of non-bailable offense। तो देखिए ये सेक्शन सिर्फ उसी के लिए बना हुआ है जिन्होंने बेलेबल ऑफेंस कर रखा है। देखिए ये लिखा है कि अदर देन अ पर्सन accused of non-bailable offense। तो मींस कोई भी पर्सन हो जिसने कोई जो कि अक्यूज ना हो, जो कि अदर देन द पर्सन, यहाँ पे लिखा है अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। मींस उसने कोई सिर्फ अक्यूज्ड होगा सिर्फ बेलेबल ऑफेंस का, वो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है बिना किसी वारंट के, या फिर ऑफिसर जो कि वारंट के जो कौन करते हैं, या पुलिस ऑफिसर करते हैं, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन करते हैं, और उनको बुलाया जाता है और कोर्ट के समक्ष रखा प्रोड्यूस किया जाता है और and is prepared at any time while in the custody of officer। देखिए ये वर्ड लिखा है कि जब वो कस्टडी में होते हैं ऑफिसर को, और at any stage of proceedings before such court, या फिर पुलिस ने जो है पुलिस ने मतलब जो भी है चार्जशीट फाइल कर दी होती है, और या फिर प्रोसीडिंग्स कोर्ट के समक्ष अगर वो चल रही होती है तब फिर वो व्यक्ति को बेल दी जाती है। और लिखा है और एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। उस व्यक्ति को बेल मिल दी जाती है प्रोवाइडेड दैट। देखिए आप यहाँ प्रोविजंस लगा रखे हैं, प्रोविजन लगा रखे हैं कि प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर मींस पुलिस और कोर्ट। देखिए दोनों को प्रोविजन दोनों पे एप्लीकेबल है, पुलिस के ऊपर भी और कोर्ट के ऊपर। अगर उनको लगता है कि जो पर्सन है वो गरीब है, इंडिजेंट वर्ड यूज किया हुआ है, मींस उसके पास पैसा नहीं है, बहुत दरिद्र है और अनएबल टू फर्निश श्योरिटी, मतलब श्योरिटी नहीं दे सकता है, और फिर साथ में लिखा है फ्रॉम सच पर्सन, और किसी को मतलब किसी व्यक्ति से वो मतलब बेल नहीं दिला, मतलब किसी पर्सन से वो श्योरिटी नहीं ले सकता है, तो फिर लिखा है फ्रॉम सच पर्सन डिस्चार्ज हिम, डिस्चार्ज कर सकते हैं, और इज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज। मींस उनसे बॉन्ड भरवा के, बिना श्योरिटी के बॉन्ड भरवा के, कि भाई आप हर हियरिंग पे आप अपेयर होंगे, अपेयर जब भी कोर्ट बुलाए तो आपको आना होगा, बिना श्योरिटीज के भी उस व्यक्ति को, जब इंडिजेंट वर्ड यूज किया गया है कि उस व्यक्ति के पास पैसे बहुत ज्यादा दरिद्र है, उसके पास श्योरिटी देने के पैसे नहीं है, और उसने कोई बेलेबल ऑफेंस किया, नॉन बेलेबल नहीं के ऊपर ये नहीं एप्लीकेबल है। ये सेक्शन 436 सिर्फ बेलेबल ऑफेंसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो देखिए आगे एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी वर्ड यूज किया गया है कि अगर पर्सन अनेबल टू गिव बेल विद इन द वीक ऑफ डेट ऑफ अरेस्ट इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड्स। मींस एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी ये वर्ड दिया गया है कि एक व्यक्ति एक हफ्ते से ज्यादा अरेस्ट हुआ है, जेल में मतलब बंद है, पुलिस ने उसे कस्टडी में ले रखा है, तो फिर क्या है कि ये भी सफिशिएंट ग्राउंड मान लिया जाएगा कि कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि भाई वो बहुत ज्यादा गरीब है, वो पैसे मतलब जो है जो कि पर्पस है इस प्रोविजन का वो सेटिस्फाइड करता है। तो फिर देखिए ये सेक्शन था 436 के ऊपर। आगे फिर एक नॉन ऑब्स्टेंटिंग क्लॉज भी लगा रखी है। देखिए नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन पार्ट 1, मींस सबसेक्शन पार्ट 1 का यही पोर्शन था जो डिस्कस किया गया है कि जो भी कोई चीज लिखा गया है सेक्शन पार्ट 1 के अंदर, अगर कोई पर्सन जो है फेल टू कंप्लाई द कंडीशंस ऑफ द बेल बॉन्ड एज रिगार्ड टू टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस, में बेल बॉन्ड में भरने के बाद अगर उस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, या फिर अपेयर होने से मतलब अपेयर नहीं हो पाता है, उस जो भी कंडीशन कोर्ट इंपोज करती है, तो आगे क्या लिखा है, कॉमा डाल के लिखा है द कोर्ट मे रिफ्यूज, मींस कोर्ट की पावर होगी कि उसको बेल देने से मना कर सकती है, और व्हेन ऑन सब्सिक्वेंट एक्विजिशन इन द सेम केस ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट और इज ब्रॉट इनटू कस्टडी,
या फिर उसके किसी डेट कंडीशन को वायलेट कर देता है, नेक्स्ट डेट पे कभी भी अपेयर होता है व्यक्ति, या फिर कोर्ट कस्टडी से लेकर आती है पुलिस उसको, तो फिर क्या है कि एनी सच रिफ्यूजल shall not be the prejudice to the power of court, means कोर्ट की पावर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, to call upon any person bound by such bail to pay the plenty under thereof under section 446. सेक्शन 446 के ऊपर उनके ऊपर एप्लीकेबल लगता है जो जिन्होंने श्योरिटी दे रखी है। अगर कोई कंडीशन को वायलेट करता है तो जो श्योरिटीज होती है उससे भी प्लेंटी इंपोज की जा सकती है। ये सेक्शन था 436 के ऊपर एप्लीकेबल था। आप देखिए अब 436A का जो पोर्शन है ये अलग से इंसर्ट किया गया है, 2005 के बाद से इंसर्ट किया गया था। ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि कब डाल दिया गया था। 436A के बाद 436 एक सेक्शन एक और इंसर्ट कर दिया गया था, उसमें ये लिखा गया था कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। कितना मैक्सिमम पीरियड है जो अगर उसके जो जिस पर केस चल रहा है कितने पीरियड तक उसको डिटेन किया जा सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन क्या दिया सेक्शन में कि कोई पर्सन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन कौन करती है? पुलिस करती है। इंक्वायरी कौन करती है? मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। ट्रायल कब चालू होता है? जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, या इंक्वायरी चल रही हो, या ट्रायल चल रहा हो, अंडर दिस कोड मींस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर ऑफेंस, और जो ऑफेंस के अंदर चल रहा हो, नॉट बीइंग एन ऑफेंस व्हिच इज द पनिशमेंट ऑफ डेथ, कोई भी ऐसा उसने ऑफेंस किया हो लेकिन वो ऑफेंस जो पनिशमेंट है वो डेथ से संबंधित जो पनिशमेंट जिसकी मौत की जो सजा दी जाती है ऐसी पनिशमेंट पे वो वाला उसने कोई ऑफेंस ना किया हो, लेकिन क्या है कि अगर उसने डिटेंशन पीरियड जो है आधे से ज्यादा पीरियड एक्सटेंडिंग अप टू द 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मान लीजिए किसी की कोई भी ऑफेंस में उसकी जो सजा का प्रावधान है 10 साल का, अगर वो 5 साल या 5 साल से अधिक का टाइम वो कस्टडी मतलब जो जेल में या कस्टडी में जब जो मैं मतलब वो डिटेन करके मतलब डिटेन करके रखा जा चुका है उसको, मतलब अंडर ट्रायल लिखा हुआ है, मींस कस्टडी नहीं कहेंगे सो अंडर ट्रायल, जेल में उसका काफी आधे से ज्यादा टाइम तो उसको रखा जा चुका है, तो फिर उसको कोर्ट को ही शैल, देखिए यहाँ वर्ड लिखा गया शैल, मींस उस कोर्ट को बेल देनी होगी। उसको शैल वर्ड यूज किया गया, मींस डिस्क्रिप्शन कोर्ट की नहीं है इसमें कि 50% जो टाइम है, जब आधी से ज्यादा जो टाइम है उसने अगर जेल में काट लिया है, अंडर ट्रायल है, तो ही शैल लिखा है, शैल वर्ड यूज किया गया है कि उसको कोर्ट है बेल मतलब बेल पे उसे रिलीज करेगी ऑन हिज पर्सनल बेल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, मींस चाहे तो वो विदाउट श्योरिटी नहीं दे सकता है तो बिना श्योरिटी के छोड़ेगी, अगर श्योरिटी दे सकता है तो श्योरिटी लगा के उसको बेल बॉन्ड के साथ उसको मतलब बेल देगी, ग्रांट करेगी। लेकिन आगे एक प्रोविजन भी जरूर देखिए, कोई भी सेक्शन होता है उसमें प्रोविजन जरूर ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर लिखा प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट कि कोर्ट में, आगे वर्ड यूज किया मे, मींस आफ्टर हेडिंग ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सुनने के बाद और जो रीजंस होंगे वो लिखित में लेने के बाद ऑर्डर करेगी कि कंटिन्यू डिटेंशन फॉर सच पर्सन पीरियड लॉन्गर देन हाफ ऑफ द पर्सन और रिलीज हिम ऑन द बेल विद और विदाउट श्योरिटी, मींस ऑर्डर करेगी, या तो करेगी कि कंटिन्यू, मान लीजिए अगर उसको व्यक्ति को ऐसा लगता है बहुत खतरनाक है, उसको बाहर छोड़ना ठीक नहीं है, तो उसके रीजंस पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रीजंस लेगी, उसको रिकॉर्ड करेगी और राइटिंग में देगी, कोर्ट में ऑर्डर देगी कि ऐसे व्यक्ति को या तो कंटिन्यू करो डिटेंशन को इस आधे से ज्यादा टाइम से, या फिर से रिलीज कर दो बेल में विद और विदाउट श्योरिटी। आगे फिर एक और प्रोविजन ऐड किया हुआ है, प्रोविजन ये लिखा है कि इन एनी नो सच पर्सन इन एनी केस बी डिटेन्ड, मतलब उस चीज को छोड़ के, उस पॉइंट को छोड़ के, इन एनी केस बी डिटेन्ड फॉर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी और ट्रायल, फॉर मोर देन मैक्सिमम पीरियड ऑफ जो है मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वो मोर देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट अंडर द लॉ। मैक्सिमम पीरियड, मान लो अगर किसी की सजा ही 2 साल है, उसे 3 साल तक रह लिया, तो इससे ज्यादा डिटेन करने का कोई फायदा नहीं होगा। उसमें यही लिखा है कि इससे ज्यादा जितनी उसकी टाइम की पीरियड सजा है, मान लो 1 साल की सजा है, वो 1.5 साल ही उसने काट लिया उसके अंदर, तो फिर उसने कहा है कि इस ऐसे व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता। नो सर्च पर्सन शैल भी वर्ड यूज किया गया, शैल वर्ड यूज किया गया कि किसी भी केस में मान लीजिए उसकी सजा 3 महीने है, 4 महीने, साल है, जो भी सीआरपीसी आईपीसी में लिखा हुआ है, उससे ज्यादा की जो सजा ऑलरेडी उसने डिटेन कर मतलब जितनी उसकी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है उससे ज्यादा डिटेन करके नहीं रखा जा सकता, ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि द पीरियड ऑफ डिटेंशन पास ड्यू टू द डिले इन प्रोसीडिंग्स कॉज्ड बाय द अक्यूज्ड, मींस कई बार अक्यूज्ड ने ही डिले किया हो, कोई
तो कोई ऐसा ग्राउंड हो जो अक्यूज्ड की वजह से ही डिले हो रही हो प्रोसीडिंग्स, तो ऐसे ग्राउंड में जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है, जो अक्यूज्ड की वजह से जो डिलेनेस हुई है, जो ऑन रिकॉर्ड पे है, उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो आप देखिए एक और सेक्शन बता रखा है, ये तो था मतलब बेलेबल ऑफेंसेस के लिए। अब सेक्शन आता है 437, व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। वो पहले वाले थे बेलेबल ऑफेंस का था, 436A था वो अलग से इंसर्ट किया गया था, उससे कोई संबंध नहीं था। 437 जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बनाया गया। तो यहाँ पे इसके देखिए, इसके 6 पोर्शंस है, एक एक पोर्शन को आप बारीकी से देखते हैं। पार्ट 1 ये कहता है कि कोई भी पर्सन अक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है। अक्यूज्ड की तब होता है जब पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है, सस्पेक्टेड तब होता है जब FIR होती है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी पर्सन अक्यूज्ड है, सस्पेक्टेड है, कोई भी ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस, कोई भी या तो अक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है, ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है बिना किसी वारंट के, पुलिस इंचार्ज के, पुलिस मतलब ऑफिसर इंचार्ज ने उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। अब यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट के समक्ष मींस मजिस्ट्रेट कोर्ट ही होगी, अदर देन द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। देखिए कोर्ट हाई कोर्ट भी है, वो भी क्रिमिनल में मतलब उसमें भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती है, और कोर्ट ऑफ सेशन में भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती है। लेकिन यही लिखा है कि उसे अगर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष, अब बची कौन सी से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अगर उसको व्यक्ति को लाया जाता है, अगर उसने कोई अक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है, तो उसे कहा है कि उसे बेल दी जाएगी, बट आगे कंडीशंस क्या लगाई है, देखिए बट कौन सी कंडीशन है, ही शैल नॉट बी रिलीज्ड। अगर कोर्ट को लगेगा कि या कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड्स लगेंगे कि उसको जो ऑफेंस, उसने ऐसा ऑफेंस किया हुआ है जो कि जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है या फिर आजीवन कारावास है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ऐसे व्यक्ति को फिर बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन आगे ये लिखा है, बट एक कॉर्पोरेशन पार्ट 1 ये हो गया। पार्ट 2 के ऊपर आप देखिए, और साथ में लिखा है उस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जाएगा, बेल नहीं दी जाएगी अगर उसने कोई ऐसा कॉजनेबल, यहाँ वर्ड यूज हुआ है कॉजनेबल, जिसमें पुलिस पावर होती है अरेस्ट करने की बिना किसी वारंट के, और उसने प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ है, या तो जो पनिशेबल, मान लीजिए कोई 14 साल की सजा काट के आ चुका है, या जो भी 20 साल की सजा काट के आ चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बेल नहीं दी जाएगी अगर वो पहले से वो व्यक्ति है वो कन्विक्टेड वर्ड यूज किया गया, मींस उसको पहले सजा काट चुका है इसी सजा के, तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं दी जाएगी। और क्या लिखा है, और ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड इन 2 और मोर ओकेजन्स। ऐसे कोई मतलब कोई ऑफेंसेस में उसको सजा हो रखी है जिसकी जो सजा है 3 साल से ज्यादा तक की है जाकी, और या फिर नॉट लेस देन, जिस या फिर 7 साल तक, बट नॉट लेस देन 7 साल से कम की ना हो, 3 साल से ज्यादा की सजा है जाके 7 साल से कम की ना हो, ऐसे ऑफेंसेस में भी अगर उसका कन्विक्शन हो रखी है 2 या 2 से ज्यादा बार, तो ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं दी जाएगी बाय द मजिस्ट्रेट। आप यहाँ पर भी प्रोविजन बना रखे हैं, देखिए प्रोविजन लगाए हुए हैं इसमें भी। अगर देखा है कि उस पर्सन को क्लास 1 और क्लास 2 में जो मेंशन किया गया था, देखिए क्लास 1 थी और ये नीचे थी, ये क्लास 2 थी। अगर कोई कॉजनेबल ऑफेंस किया हुआ है या फिर उसका बारे में बता रखा है कि अगर क्लास 1 और क्लास 2 की कंडीशन है रेफर्ड की हुई है, अगर वो व्यक्ति 16 साल से कम का है, या फिर कोई लेडी है या वुमेन है, और या फिर कोई सिक और इन्फर्म, बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब है, बहुत ज्यादा सिक है, सिक में तो कोई सीरियस डिजीज से इन्फ्लिक्टेड हो चुका है, तो ऐसी कंडीशंस को देखते हुए उस पर यह प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और उसे बेल दे दी जाएगी। लिखा है, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, उस ऐसे व्यक्ति को बेल दे दी जाएगी। आगे एक और वर्ड लिखा है, प्रोविजन एक और ऐड किया हुआ इसमें। कोर्ट कहते हैं कि अगर उस क्लॉज 2 का जो लिख रखा है कि बेल तब दी जाएगी अगर कोर्ट को लगेगा कि जस्ट एंड प्रॉपर फॉर एनी अदर कोई स्पेशल रीजन, कोई उस व्यक्ति को भी बेल दी जा सकती है अदर देन सिक पर्सन, अदर देन वुमेन, अदर देन जो कोई 16 साल से कम का उम्र का कोई बच्चा है, उसके अलावा भी एक व्यक्ति को दी जा सकती है अगर क्लॉज 2 के अंदर। क्लॉज 2 में कौन से वर्ड आते हैं? क्लॉज 2 में मींस उसने कोई कॉजनेबल ऑफेंस किया हुआ है जिसकी सजा जो है 7 साल से मतलब 3 साल से ज्यादा तक की होती है, और वो कन्विक्शन 2 बार से ज्यादा बार हो नहीं हुआ हो, तो फिर ऐसे में क्या है कि ऐसे व्यक्ति को भी दी जा सकती है अगर जस्ट एंड प्रॉपर मींस कोर्ट को लगेगा सेटिस्फाइड होगी ये जस्ट एंड प्रॉपर है। कोई ऐसा और कोई भी रीजन हो सकता है जो कोर्ट रिकॉर्ड करेगी, स्पेशल रीजन कोई भी हो सकता है वो रिकॉर्ड करेगी।
आगे देखिए एक और प्रोविजन ऐड किया हुआ इसमें, इस प्रोविजन पे भी देखते हैं कि अक्यूज्ड पर्सन में लिखा कि सिर्फ इस बिना पे कि मेरे फैक्ट दैट अक्यूज्ड पर्सन मे बी रिक्वायर्ड टू बी बीइंग आइडेंटिफाई द विटनेस, मींस इसकी अभी शिनाख्त होनी है अक्यूज्ड पर्सन की विटनेस से, तो ऐसे और ये एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा उसको बेल देने के लिए, मतलब रिफ्यूज करने के लिए, मतलब सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा कि रिफ्यूज लिखा है फॉर रिफ्यूजल टू द ग्रांट ऑफ बेल, बेल को रिजेक्ट करने का ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा कि सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि उसकी जो शिनाख्त है वो विटनेस द्वारा की जानी चाहिए, मतलब अभी करनी है, तो ऐसे केस में उसको बेल को मतलब को रोका नहीं जा सकता, ये चीज बताइए। आगे कोई प्रोविजन ऐड किया हुआ है कि नो पर्सन, अगर किसी व्यक्ति ने कोई पर्सन जो है उसने ऑफेंस कर रखा है और उसको मतलब जो ऑफेंस जो है वो डेथ से या इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ या फिर ऐसी कोई ऑफेंस में मतलब जिसमें सजा 7 साल तक की है, 7 साल तक की या उससे ज्यादा की है, उसे बेल अंडर सबसेक्शन तभी दी जाएगी जब without giving an opportunity of hearing to the public prosecutor, जब तक उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जो केस से उसे वर्जन नहीं लिया जाएगा तभी जाके ऐसे व्यक्ति को बेल दी जाएगी। नो पर्सन शैल मीन ऐसे व्यक्ति को तभी बेल दी जा सकती है जब कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और उसका वर्जन लिया जाएगा, तब जाके फिर अगर सेटिस्फाइड होगी तब जाके कोर्ट वो बेल ग्रांट करेगी। अगर अब देखिए वो तो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 के अंदर आइए। देखिए पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट या ऑफिसर लिखा सच ऑफिसर इट अपेयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट, कोई प्रेसिडिंग ऑफिसर हो सकते हैं या कोर्ट को भी लगता है कि एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल एज द केस में भी दे आर नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि अगर ऐसा कोई लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता है और बिलीव करती है कि अक्यूज ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रखा है और फिर सफिशिएंट ग्राउंड्स भी बनते हैं कि फर्दर इंक्वायरी भी करने की जरूरत है उसके लिए, तो अक्यूज्ड जो है shall subject to the provision of section 446 and pending inquiry be released on bail or at the discretion of such officer or court on execution on by him of a bond without sureties for his appearance as herein after provided। तो देखिए अब यहाँ पे एक और भी वर्जन लगा रखा है पार्ट 3 के अंदर कि अगर कोई अक्यूज या सस्पेक्टेड है और उसने ऑफेंस कर रखा है और जिसकी जो सजा है 7 साल से या 7 साल से अबव की है और उसको जो उसने आपसे ऑफेंस कर रखे हैं, जो चैप्टर 16 और चैप्टर 17 जो कि चैप्टर 6 जो है वो स्टेट से ऑफेंसेस रिलेटेड स्टेट से संबंधित है और चैप्टर 16 जो है जो कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी और चैप्टर 17 जो है थेफ्ट और ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से संबंधित है, उसके ऐसे व्यक्ति को भी बेल दी जाएगी, लेकिन कोर्ट कंडीशन जो है इंपोज करेगी। वो क्या कंडीशन इंपोज करेगी? देखिए कहा गया है कि उस पर्सन को अटेंड करना पड़ेगा कोर्ट को इन अकॉर्डेंस से जो भी बेल की कंडीशंस होंगी, और साथ में लिखा है कि पर्सन शैल नॉट कमिट एनी ऑफेंस सिमिलर टू द ऑफेंस। पहले अगर ऑलरेडी उसने एक और ऐसा ऑफेंस मतलब पहले जो जिस पे अक्यूज्ड हुआ है ऐसा एक और ऑफेंस से वो कभी ऐसा कोई दोबारा से कोई ऐसा ऑफेंस नहीं करेगा जो कि पहले ऑफेंस ऑलरेडी उसने वो अक्यूज्ड बना हुआ है, तो ऐसे कंडीशन पे उसको क्या कहते हैं बेल ग्रांट की जाएगी कि वो ऐसा दोबारा से कोई ऐसा ऑफेंस नहीं करेगा। फिर साथ में लिखा है दैट सच पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन, कोई जैसे कोई विटनेस वगैरह को या फिर कोई जो ऐसे पर्सन है जो मटेरियल इंफॉर्मेशन रखते हैं जो फैक्ट्स से संबंधित है, अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स है, ऐसे पर्सन को ना वो थ्रेट करेगा, धमकी देगा, या इंड्यूसमेंट प्रलोभन देगा, या कोई प्रॉमिस करेगा कि कुछ मैं आपका फेवर कर दूंगा इस तरह से, तो इस तरह से भी कंडीशंस दी गई। अगर कोई ऐसी कंडीशन का ब्रीच करेगा तो फिर बेल जो है वो कैंसिल हो सकती है। तो लिखा है यहाँ पर लिखा है ऑफिसर और द कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर दिस सबसेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 शैल रिकॉर्ड इन हिज राइटिंग his reasons or special reasons for doing, means जो ऊपर के जो पोर्शन डिस्कस किए हैं जब भी बेल ग्रांट करेगी तो उसमें एक अपने ग्राउंड्स जो रीजंस होंगे वो मेंशन करेगी। आगे लिखा है पार्ट 5 के ऊपर देखिए कि साथ में लिखा है कि मे एनी कोर्ट विच हैज द रीजन टू बेल अंडर सबसेक्शन पार्ट 1 and 2 मे वर्ड भी यूज किया गया है कि अगर उसे लगेगा कि इस मतलब उसको कोई ग्राउंड्स लगेंगे कोर्ट को तो वो डायरेक्ट भी कर सकती है कि इस पर्सन को दोबारा से कस्टडी में ले लिया जाए, उसको अरेस्ट कर लिया जाए और उसे कस्टडी में ले लिया जाए। आगे पोर्शन 6 क्या कहता है देखिए
अगर जो इफ एनी केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट मींस कोई मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में वो केस चलने वाला है और ट्रायल ऑफ द पर्सन ऑफ उसने कोई ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रखा है और जिसका उसे लग रहा है कि 60 दिन तक वो मतलब जो ट्रायल है पहले डेट ऑफ एविडेंस से 60 दिन के अंदर वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता है और अगर वो कस्टडी में है तब भी ऐसे व्यक्ति को बेल दे दी जाएगी। लिखा है साथ में लिखा है इन द कस्टडी फॉर द सेट पीरियड बी रिलीज्ड ऑन बेल टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट साहब की जो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन जो जुडिशियल सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ इस व्यक्ति को आप रखना ठीक नहीं है तो फिर या फिर उसे लगेगा कि कस्टडी में रखना है तो फिर रीजंस रिकॉर्ड करेंगी और फिर या फिर जो भी एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस होगी वो दी जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे ये तो था 60 डेज तक का पीरियड कि 60 डेज का मींस फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द एविडेंस, फर्स्ट डेट ऑफ द एविडेंस वो रिकॉर्ड करेगी। तो इस बीच का वो पीरियड को भी देखना होगा कि जब पुलिस जो है अपनी चार्जशीट फाइल करेगी, कॉपी भी सप्लाई करेगी और कॉपी सप्लाई करने के बाद चार्जेस होंगे, चार्जेस फ्रेम होंगे, उसके बाद आर्गुमेंट्स होंगे, फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे, फिर नेक्स्ट डेट दी जाएगी प्रोसिक्यूशन की जो विटनेस के लिए। तब विटनेस से लेके लगेगा कि कई विटनेसेस हैं जिसका ट्रायल है 60 दिन तक नहीं कंप्लीट किया जा सकता, ऐसे ग्राउंड पे वो है 60 दिन के अंदर वो जो है बेल दी जाएगी। अब 7 पोर्शन पर देखिए लिखा है कि अगर ट्रायल जो है कंक्लूड हो गया आफ्टर द, अब ये लिखा है इफ एट एनी टाइम, एनी टाइम मींस जी आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल फॉर द पीरियड ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड बिफोर द जजमेंट इज डिलीवर्ड। मींस ट्रायल ही कंप्लीट हो चुका है और वो अक्यूज्ड है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, लेकिन अभी जजमेंट नहीं दी गई है, तो कोर्ट को अगर लगेगा कि रीजनेबल ग्राउंड्स लगते हैं कि अक्यूज्ड जो है वो गिल्टी नहीं है, तब भी उस व्यक्ति को बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी अगर वो कस्टडी में है और उसको बेल बॉन्ड पे दे के विदाउट श्योरिटीज मींस बिना श्योरिटीज के भी उसको बॉन्ड बढ़ा के उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी तब तक जब तक कोई जजमेंट डिलीवर्ड नहीं की जा सकती है। तो ये था सेक्शन 436 से लेकर 437 तक के। उम्मीद है ये आपको वीडियो में काफी जानकारी मतलब 436 और 437 के जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के जो सेक्शन है काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, हमको आपकी क्वेरी को किसी वीडियो के अगर अच्छी क्वेरी होगी तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।